तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन हम किसे बोलते हैं? तो आपके पास जो रोड है उस रोड के डायमेंशंस और जो विजिबली लेआउट फीचर्स हैं, जैसे कि रोड कितना वाइड है, रोड का रेडियस क्या है, किसी टर्न के अराउंड रोड का रेडियस क्या रखा है आपने, एंड ऑल दोज फीचर्स। तो उसे हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ हाईवे बोलेंगे। तो ये किन किन चीज़ों से डील करता है? मीन्स जब आप हाईवे डिज़ाइन करोगे तो उसके तो ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स होंगे। आप किन किन चीज़ों को ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स बोलोगे? तो आपके पास होगा क्रॉस सेक्शन, ओके, साइट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल्स, वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल्स, and intersection details। ओके, ये फीचर्स हैं हाईवे के जिनको आप ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स बोलोगे। और जब हम ये फीचर्स डिज़ाइन करेंगे तो ये सारे फीचर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे? तो सबसे पहला है डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड क्या है? तो वो स्पीड जिसके लिए आप उस हाईवे को डिज़ाइन करोगे, और ये वहाँ के लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि आप डिज़ाइन स्पीड क्या दोगे। ऑलराइट, जैसे आप मान लो स्टेट हाईवे पे चला रहे हो, नेशनल हाईवे पे चला रहे हो, तो आप डिज़ाइन स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखोगे। आप डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे चला रहे हो तो उससे थोड़ा कम रखोगे। ओके, तो ये हो गए डिज़ाइन स्पीड। सेकंड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? तो ये जो टेरेन कंडीशन है हम उसे टोपोग्राफी बोलते हैं। टेरेन कंडीशन मीन्स वो एरिया हिली है या फिर प्लेन है या फिर रोलिंग है, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या है? जैसे मान लो आप प्लेन एरिया में कोई रोड बनाओगे, ओके, प्लेन एरिया में अगर आप कोई रोड बनाओगे तो वहाँ रोड सीधा होगा, आप अपने स्पीड को ज़्यादा रख पाओगे। लेकिन वही रोड यदि आप हिली एरियाज में बनाओगे तो आपके रोड में बहुत ज़्यादा कर्व्स होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा जब कर्व्स होंगे तो आप अपने स्पीड को कम रखोगे, और जब स्पीड कम रखोगे तो फिर टोपोग्राफी पे डिपेंडेंट है स्पीड, स्पीड पे डिपेंडेंट है रोड के कर्व्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है ट्रैफिक फैक्टर्स। ये ट्रैफिक फैक्टर्स क्या हैं? तो कोई एक रोड जिसे आप बनाने वाले हो, आप ये देखोगे कि कमर्शियल व्हीकल्स
अगर उस पे जा रहे हैं तो आप रोड के विड्थ को ज़्यादा रखोगे। मान लो ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप रोड में लेन्स ज़्यादा रखोगे। ओके। और मान लो कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोड नहीं है, वहाँ पे छोटे व्हीकल्स जैसे लाइक ऑटो, बाइक्स, कार्स ये सब चलते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक वॉल्यूम भी नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलती भी नहीं है, तो आप वहाँ के विड्थ को स्मॉल रख सकते हो, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट इज डिज़ाइन आर्ली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कभी ट्रैफिक में ट्रैवल करो, रोड पे आप ट्रैवल करो, तो आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है मॉर्निंग में अराउंड 10 AM मिलेगा और शाम को अराउंड 8 PM मिलेगा। ठीक है, ये इस टाइम एज वी ऑल नो ऑफिस की टाइमिंग होती है ये एंड ऑल दैट। तो आप 10 AM 8 PM पे आपकी जो ट्रैफिक वॉल्यूम होगी, कितने ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे एक साथ हैं, वो बहुत ज़्यादा होगी मैक्सिमम। और वही आप 12 नून में देखोगे तो वो थोड़ी कम होगी, और 12 मिडनाइट में देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो आप कौन से वॉल्यूम पे, ट्रैफिक वॉल्यूम पे रोड को डिज़ाइन करोगे? आप अगर सुबह वाले या शाम वाले पे डिज़ाइन करोगे तो रोड के विड्थ को आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा। आप दोपहर वाले या रात वाले पे डिज़ाइन करोगे तो आपके विड्थ को बहुत कम रखना होगा। आप ऐसा कर तो नहीं सकते हो, तो आप एक मिडिल ग्राउंड खोजते हो, मोर क्लोज टू मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। ओके, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम एक परसेंटाइल वॉल्यूम डिसाइड करते हैं और हम उस पे अपने रोड को डिज़ाइन करेंगे। फिफ्थ है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है कि आप, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो उसमें मान लो आपने जो मैक्सिमम एमिशन वाले व्हीकल्स हैं उसको बैन कर दिया, आपने रोड को एज अ बाईपास बनाया। मान लो ये आपके पास दिल्ली है और दिल्ली के लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपने शहर के बाहर से रोड बना दिया। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ऐसा भी होगा कि मान लो आपके पास फॉरेस्ट है, आप वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि आप मिनिमम इंट्रूजन वाले पाथ्स को सेलेक्ट करोगे। ओके, so these are environmental factors. Coming to the highway characteristics. तो हाईवे कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हाईवे क्रॉस एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला आएगा सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने हाईवे के क्रॉस सेक्शन को लिया, ये मान लो हाईवे का क्रॉस सेक्शन है, तो ये इसका सरफेस हुआ। अब हम इसके सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला होगा फ्रिक्शन। तो व्हीकल के मूवमेंट के लिए और व्हीकल के
स्टॉपिंग के लिए, ब्रेकिंग के लिए दोनों केस में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फ्रिक्शन जैसे मान लो आप टॉप व्यू देख रहे हो, आपकी व्हीकल ऐसे मूव कर रही है। ओके, तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होंगे उससे हम लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में अक्रॉस विड्थ जो होगा फ्रिक्शन उसे हम लैटरल फ्रिक्शन बोलेंगे। हमारे केस में जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट का वैल्यू होता है 0.35 to 0.4, और जो लैटरल है वो 0.15। ये मैक्सिमम वैल्यू है लैटरल फ्रिक्शन का, और लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0.35 to 0.4। दो टर्म्स आते हैं, स्किड एंड स्लिप। स्किड क्या हो गया? तो स्किड में ये मान लो रोड है आपके पास और ये आपका व्हील है। तो स्किड में क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इसे मान लो v बोल दो, और ये रोटेशनल ओमेगा, ठीक है। तो स्किड में होगा ये कि जो आपका ये वैल्यू है रोटेशनल, ओके, वो कम हो जाएगा। किससे? v/r से। मीन्स आपका जो व्हीकल है वो कम रोटेशन कर रहा है। ये आप सोच लो कि व्हीकल रोटेट करना बंद कर गया। ओके, व्हीकल रोटेट करना बंद कर गया, आपके पास स्पीड है तो आपका व्हीकल आगे चला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो जब भी आपने व्हीकल्स को ड्रिफ्ट करते देखा होगा, या फिर जब भी कोई भी व्हीकल स्पीड में हो और वो अचानक से ब्रेक लगा ले तो उसके टायर मार्क्स पड़ते हैं उस रोड पे, ठीक है। व्हीकल मूव कर रही हो और ब्रेक लगा ले। स्किड कब होगा? व्हीकल मूव कर रही हो और सडन ब्रेक लगे। ओके, ये स्पीड यहाँ था, ये मैक्सिमम स्पीड था, और ये आपने ज़ीरो कर दिया कुछ टाइम के बाद। इस केस में होगा स्किड। और स्लिप में क्या होगा? स्लिप में होगा जब आप व्हीकल स्टार्ट करोगे, अचानक से आपने अचानक से एक्सेलरेटर दबा दिया, तो आपके जो टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेंगे, लेकिन आपके व्हीकल के पास ट्रांसलेशनल स्पीड नहीं होगी। आपके व्हीकल्स के टायर रोटेट तो करेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। उस केस को हम स्लिप बोलते हैं। और ये कब होता है? जब ये वैल्यू ओमेगा इज फार ग्रेटर देन v/r। ऑलराइट, और ये आपको कब देखने को मिलेगा? तो आपने मूवीज़ देखी होंगी, फास्ट एंड फ्यूरियस है, उसमें जब भी व्हीकल स्टार्ट होते हैं तो व्हीकल के पिछले वाले टायर्स ज़ोर से रोटेट करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो जब स्पीड जो है व्हीकल की वो ज़ीरो से आगे बढ़े, ज़ीरो से स्टार्ट हो और किसी एक वैल्यू पे जाए, तो उस केस में स्लिप होगा। और स्किड कब होगा? जब व्हीकल के पास ऑलरेडी एक स्पीड हो और वो रुकते रुकते ज़ीरो पे जाए। क्लियर है? और ये फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो आपके पास पेवमेंट है, पेवमेंट में आपने कैसे ग्रेवल्स यूज़ किए हैं, बिटुमिन कैसा यूज़ किया, उस सरफेस का कंडीशन क्या है, वो स्मूथ है, रफ़ है, या टायर्स कैसे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन तो सिर्फ एक सरफेस पर डिपेंड करेगा नहीं, फ्रिक्शन दो सरफेस के कांटेक्ट पे होता है, तो दोनों सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। तो टायर्स नए हैं, पुराने हैं, ज़्यादा ग्रूव्स वाले हैं,
तो इन सारे फैक्टर्स पे आपका फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। और ऐसे में इंटरेस्टिंग केस आता है। मान लो आपके पास एक ओल्ड टायर है और एक न्यू टायर है। न्यू टायर में आपके पास ग्रूव्स हैं नए वाले, और ओल्ड वाला आपका स्मूथ हो चुका है। तो ओल्ड वाला जो होगा वो ज़्यादा फंक्शनल होगा, वो ज़्यादा अच्छा फ्रिक्शन तब देगा जब वो स्मूथ सरफेस पे हो, स्मूथ एंड ड्राई। ओके, ओल्ड वाला स्मूथ एंड ड्राई पे हो और न्यू वाला वेट सरफेस पे हो, वेट एंड मे बी ग्रूव्ड अ बिट और रफ सरफेस। तो ऐसे केस में आपके जो न्यू टायर्स होंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव वेट सरफेस पे होंगे। जब बारिश का सीज़न हो तब आप नए टायर्स लगा के चलो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। और जब आप ड्राई सीजन में चल रहे हो, स्मूथ सरफेस पे चल रहे हो, तब ओल्ड टायर्स आपको ज़्यादा फ्रिक्शन देंगे। नेक्स्ट टर्म आता है अनइवननेस। अनइवननेस हमने इससे पहले देखा फ्रिक्शन, उसके बाद देख रहे हैं हम अनइवननेस। ओके, अनइवननेस क्या है? तो आप रोड के सरफेस को जूम इन करोगे तो रोड का सरफेस कुछ यूं होगा। ओके, ये जो आपके जो टॉप सरफेस है, ये बॉटम सरफेस, इसमें थोड़े गैप्स हैं, ये डिस्टेंस है कुछ। ओके, तो आप इस अनइवननेस को मेज़र करने के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, आप इन्हें मेज़र करोगे। ठीक है, मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, बोलते हैं बम्प इंटीग्रेटर। ये मेज़र कैसे करेगा? तो आपने बम्प इंटीग्रेटर स्टार्ट किया, उसमें मान लो एक डिवाइस होगा जो टायर्स उसके यहाँ पे होंगे और एक निडल जैसा होगा जो नीचे तक जाएगा और इस हाइट को मेज़र करेगा। ठीक है, इस हाइट को मेज़र किया, नोट कर लिया, मान लो ये 1 मिलीमीटर हुआ। इस वाले में आया, इस हाइट को मेज़र किया, मान लो ये 0.5 मिलीमीटर हुआ। इस वाले में आया, इसको मेज़र किया, मान लो ये 2 मिलीमीटर हुआ। ओके, ये सारे मेज़र किया और जब 1 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इन सारे मेजरमेंट्स को उसने ऐड कर लिया। ओके, सम ऐड किया और किलोमीटर से डिवाइड किया। ओके, तो इसका मेजरिंग यूनिट, जो अनइवननेस का आपके पास मेजरिंग यूनिट है, वो होगा मिलीमीटर पर किलोमीटर। ओके, कि 1 किलोमीटर में आपके सरफेस में जो अनइवननेस है वो कितने मिलीमीटर्स का है। ओके, और इसके लिए एक्सेप्टेबल जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ यूँ हैं, 1500 to 2000। ये ओकेश में आते हैं, सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हो। और जब लेस देन 1500 होगा तो आप इसे गुड रोड सरफेस बोलोगे। नाउ नेक्स्ट है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेवमेंट। तो आपने बहुत बार जब ट्रैवल किया होगा तो आपने कंक्रीट पेवमेंट देखे होंगे, आपने बिटुमिन पेवमेंट देखे होंगे।
तो जो कंक्रीट पेवमेंट होगा उसका कलर थोड़ा लाइट होगा, ओके। और उस लाइट पेवमेंट की वजह से, जो लाइट कलर्ड पेवमेंट है, उस वजह से आपको रात में देखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो जो लाइट कलर्ड पेवमेंट्स हैं नाइट के टाइम बेटर होगा, लेकिन वही डे के टाइम नॉट सो गुड, क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको विजिबिलिटी इश्यूज आएंगी। वैसे ही डार्क में दिस विल बी बेटर ड्यूरिंग डे, ओके। और एक और कंडीशन मान लो आप कि जब आप रात को ट्रैवल कर रहे हो या दिन में भी ट्रैवल कर रहे हो और आपका सरफेस वेट है और आपने हेडलाइट्स मारा या फिर सामने वाले ने हेडलाइट्स मारा, तो आप क्लियरली देख नहीं पाओगे क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोड्स को बनाया जाता है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।